अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है और जो पहला गेस्ट होता है किसी भी पॉडकास्ट का वो बहुत खुसूसी होता है। तो मेरे लिए भी सबसे खुसूसी गेस्ट है या चीफ ऑफ गेस्ट मेरे लिए वो मौजूद है, मेरे साथ मौजूद हैं ताबिश भाई। मेरे ताबिश भाई हैं। आप मुझे वेदर में देखते रहते होंगे, वेदर वाले में देखते रहते होंगे। तो आप समझ लें इस सब का जो सेहरा है, वेदर वाले का सेहरा या इस सारी एफर्ट का सेहरा या इस कंपनी को स्टार्ट करने में जो पहला इंसान था या पहला शख्स था जिसने शुरू किया, वो ताबिश भाई थे। ताबिश भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू दानिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे बड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल दोज काइंड वर्ड्स। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि मैं अपनी फेवरेट टॉपिक पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अपनी फेवरेट वेदर कंपनी में बैठ के कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे रूट्स यहाँ से हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। सो वेरी प्राउड टू सी वेयर यू गाइज आर एंड द काइंड ऑफ वर्क यू डूइंग। तो ताबिश भाई, सवाल जो सबसे पहले है वो यही है कि मौसम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यार ये बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और कभी कभार ना लोग मेरे पे अब थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि स्टॉप बीइंग सो एडिक्टेड टू वेदर। ऑब्वियसली जब आप इतने ज़्यादा आप पैशनेट होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो कभी ठीक होती है कभी गलत होती है, आपको तो पता ही होगा इन चीज़ों का कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आ सकता है। बट मैं ना शायद, आई मीन, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पिछले 24 घंटे लेते हैं। कल शाम 6 बजे मैं लाहौर से निकला इस्लामाबाद के लिए। जब मैं लाहौर से निकलने वाला था तो वेदर वाले का एक अलर्ट आया कि लाहौर में थंडरस्टॉर्म हो सकता है। तो मैं ऑब्वियसली वेदर ऐप्स देखता हूँ, रेडार्स देखता हूँ, डिफरेंट चीज़ें देखता हूँ। तो मैंने देखा कि गुजरांवाला की तरफ काफ़ी स्वेयर लाइटनिंग हो रही थी, थंडरस्टॉर्म था। फिर हमारे एक टीम मेंबर ने मैसेज किया। अब आप देखें, एग्रीकल्चर की कंपनी, एग्रीकल्चर की टीम में से एक बंदे ने मैसेज किया कि जी स्टॉर्म लाहौर की तरफ मूव कर रहा है। मैंने कहा यार शायद ना करे, बट मैं आई एम गोइंग इनटू द स्टॉर्म। तो हम लोग वहाँ से निकले और थोड़ी देर बाद बड़ी तेज़ हेल हुई, गाड़ी रोकनी पड़ी, बच्चे साथ थे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आते हैं तो माय वाइफ आस्क्स मी कि यार कोई ऐसी गूगल मैप्स में ये चीज़ क्यों नहीं है कि जब आप इस्लाम लाहौर टू इस्लामाबाद आप लगा रहे हैं डायरेक्शंस, तो वेदर क्यों नहीं आता कि यहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा वेदर होगा, हेल हो जाएगी रास्ते में, ऑल ऑफ दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। मैंने कहा कुछ ऐप्स ऐसे फीचर्स देती हैं, बट मेरे लिए ये वो फीचर है जो कम्प्लीटली मिसिंग है इस वक्त ऐप से, और मेरे लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त फीचर होगा। बट आई अंडरस्टैंड बड़ा मुश्किल काम है। आम आदमी वेदर देख के कह देता है कि बस ये होगा, बट इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड इट। अच्छा जी, वहाँ से आगे आ जाएं। रास्ते में कुछ लोगों ने कॉल की, पूछना शुरू हो गया कैसा मौसम है, रास्ते में हेल तो नहीं हो रही। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ट्रैफिक कम है कल मोटरवे पे। कल तो मोटर में कुछ लोगों से मैंने पूछा, फिर मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी लाहौर में भी ओले पड़े थे, इस्लामाबाद में भी ओले पड़े थे, तो हमने अवॉइड किया निकलना, क्योंकि जब बारिश होती है तो विजिबिलिटी का इशू होता है, ट्रैवल करने से हम अवॉइड करते हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी सी देर में कितने इवेंट्स हो गए जो वेदर से कनेक्टेड है। मैं घर आता हूँ, टेम्परेचर फील होता है इस्लामाबाद में, बड़ी ठंड थी, जैकेट्स निकालनी पड़ती हैं, ऑल ऑफ दैट। सुबह होती है तो माई फादर आस्क्स मी कि अगली बारिश कब है। तो मैं कहता हूँ मंडे को होगी बारिश। उन्होंने कहा कितने मिलीमीटर? नाउ दिस माई फादर आस्किंग मी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 20 के आसपास होगी। अब मुझे नहीं पता मैं ठीक कह रहा हूँ, बट मैं कुछ चीज़ों को देख के कह रहा हूँ 20 mm से ज़्यादा हो सकती है, 20 mm के आसपास। थोड़ी देर गुजरती है तो एक फार्मर का खानेवाल से मैसेज आता है कि जी प्लीज़ बता दें, क्या हमने बहुत सारी डिसीजंस करनी है इसकी बेस पे। कॉटन की प्लानिंग हमने शुरू कर दी है, राइस की प्लानिंग हमने शुरू कर दी है, वीट के लिहाज से हम परेशान हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, कुछ और चीज़ें जिसके लिए वो परेशान हैं, तो वो वेदर पूछ रहे हैं कि क्या है। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आई थिंक मैं दोबारा ये करूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ साइलों में नहीं है। पाकिस्तान, एग्रीकल्चर का सवाल लोग पूछते हैं तो वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से कनेक्टेड है। वेदर का सवाल लोग पूछते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। पूरी, ये इकोसिस्टम का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दुनिया में। मेरे लिहाज से सबसे बड़ी चीज़ जो हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, मैंने पहले भी आई थिंक एक पॉडकास्ट में मेंशन किया था, वो था साफ़ हवा और साफ़ पानी। और मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स पे भी जाके पानी और ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, उसकी कोई वजह है, क्योंकि ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से बनती है, साफ़ पानी से, साफ़ हवा से। एंड क्वाइट ऑनेस्टली हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी तरह वेदर से कनेक्ट हो जाती है। सो इसलिए मेरी ज़िंदगी में, या आई थिंक एक आम आदमी की भी ज़िंदगी में, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितना उसके पीछे जा रहा है, कितना समझना चाह रहा है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। बट एट द एंड ऑफ द डे, एनी बिजनेस, एनी ह्यूमन बीइंग, एनी लाइफ, बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, एवरीथिंग कनेक्ट्स बैक टू क्लाइमेट एंड वेदर। ये थी 2021 में, याद है फरवरी में था जब मेरा आपने इंटरव्यू लिया था। तो आप ये ऊपर ही कमरा है तो वहाँ पे लैपटॉप लेके आए थे।
तो आपने मुझे 3 सोर्सेज दिखाए थे डाटा के, वेदर सोर्सेज थे, और उसमें आपने कहा था कि टेम्परेचर किसका अच्छा है। तो वो जो जर्नी आपकी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मुझे बताएं अब वो किस लेवल तक पहुँची है, और आपने क्या क्या चीज़ें 4 साल में सीखी हैं वेदर के लिहाज से, या आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं? यार एक तो आप मेरे सामने बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा, आई थिंक मैंने बहुत सीखा है आपसे, और आप जैसे, आई थिंक मैं हमेशा बात करता हूँ, फिर करूँगा कि जो यंग लोग हैं ना, वो ही फ्यूचर है इस कंट्री का। देयर इज़ नो अदर वे कि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। यंग लोगों ने करना है सब कुछ। तो उस वक्त जब आप आए थे 2021 में, तो हमें कुछ नहीं पता था क्वाइट ऑनेस्टली, और शायद आज भी नहीं पता। एवरी डे यू रियलाइज कि देयर समथिंग दैट यू डोंट नो। तो उस वक्त हम बड़ी सिंपल सिंपल ओपन वेदर की एपीआईज और डिफरेंट चीज़ें देखते थे, डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते थे, और क्लेम करते थे कि जी हमारे बिजनेसेस में जो वेदर यूज़ होता है वो बेस्ट इन क्लास है। But slowly and gradually, with people like you, with people like Dr. Hanif, with people, a lot of people, आपकी एक मेड सोसाइटी है उसके बारे में भी बात करेंगे, उनसे आपको पता चलता है कि यार देयर इज सो मच टू लर्न, और हर रोज़ एक नया गैप निकल आता है, और हर रोज़ आपने सॉल्व करना है। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनलर्न भी किया है लर्न करने के साथ साथ। आई थिंक चलती रहेगी लर्निंग, बट जूं जूं टाइम गुजरा ना, मेरी ऑब्सेशन बढ़ रही है इसके साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने पहले आई थिंक कहीं और भी जिक्र किया कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है, एंड ह्यूमंस आर ऑल अबाउट सर्वाइवल, राइट। सो मैंने तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। मुझे रात को नींद नहीं आती जब बारिश आ रही होती है, मैं देखता हूँ कि कब स्टार्ट होगी। उसकी वजह यह है कि मुझे परेशानी है कि नीचे से पानी खत्म हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कह रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी आ रही है। पिछले 4-5 महीने जब बारिश नहीं होती, तो इंस्टेंटली आप रियलाइज़ करते हैं कि यार प्रॉब्लम है। मैं हर वक्त फील्ड्स में होता हूँ, फार्म्स पे होता हूँ, मैं देख रहा हूँ ट्यूबवेल चल रहे हैं, सोलर बेस्ड ट्यूबवेल्स, पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है पूरा दिन, और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ज़मीन में जाएगा वापस, लेकिन वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो ये अब देर इज सो मच टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरी ऑब्सेशन कम हो जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात भी करता हूँ कि नोइंग द प्रॉब्लम सॉल्व हाफ द प्रॉब्लम। तो शायद मैसेज को तो पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो इस तरफ सोचेंगे नहीं। जिनको पता है उनको एटलीस्ट प्रॉब्लम पता चल गई, यानी 50% ऑफ द मसला हल हो गया। 50% ऑफ दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई डिगिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एक्शन क्या लिए जा सकते हैं? क्लाइमेट चेंज की बहुत बात होती है। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा ना क्लीशे भी हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग क्लाइमेट चेंज को बहुत डिफरेंट टर्म्स में एआई यूज़ और करते क्लाइमेट चेंज 2 चीज़ें। हैं। एआई, क्लाइमेट चेंज, यस, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरी अपनी भी डेफिनेशन गलत हो सकती है, बाय द वे, शायद आपकी भी कुछ जगह गलत हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ ऑब्वियस है। मुझसे किसी ने पूछा था पहले कि फार्मर्स को पता है क्लाइमेट चेंज क्या है? मैंने कहा जी उनके पास जाके बैठे हैं, वो आपको वो क्लाइमेट चेंज सिखाएंगे जो आपको नहीं पता होगी। तो हर बंदे को पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, लेकिन हर किसी की डेफिनेशन अपनी है। लेकिन बड़े थ्रेट्स क्या हैं? वाटर स्कार्सिटी, बहुत ज़्यादा फ्लड्स और ड्राउट्स 2022 में हमने देखा। तो ऑब्वियसली मैं तो एज पाकिस्तानी नहीं चाहूँगा कि एक और फ्लड आए या एक और ड्राउट आए, मैं रोक नहीं सकता, बट शायद मेरी छोटी सी दी हुई इन्फॉर्मेशन पे बहुत बड़े एक्शंस किए जा सकें जो ठीक हो सके। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी है? वो आप जैसे लोगों से आनी है जो एक्चुअली इस सब्जेक्ट को समझते हैं। मैं हूँ एंड क्लाइंट। मेरा काम ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन खरीद ली, दूसरी एप्लीकेशन खरीद ली, इन्फॉर्मेशन ढूंढी, समझने की कोशिश की, आपसे सवाल कर लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक प्रॉब्लम है, सॉल्व हो सकता है। एक सिल्वर बुलेट से सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। छोटे छोटे एक्शंस करके एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवल टूरिज्म में बहुत जगहों पर हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, जिसकी बेस पे हम ये इम्पैक्ट कम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज का। आपने जैसे कहा कि आप एंड यूज़र हैं, तो हमारी जैसे आप ये पॉडकास्ट है, तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो देखते हैं हमारे साथ फेसबुक पे और यूट्यूब पे मौजूद हैं। जैसे मियाँ चन्नू में कोई बंदा है वो कौन लगा रहा है, या कोई फैसलाबाद में है जिसने वहाँ पर राइस लगाया है। तो मुझे बताएं, जैसे आपने अभी कहा कि अवेयरनेस, मुझे बताएं कि अवेयरनेस किस लेवल की है फील्ड्स पे आप जाते रहते हैं, तो किसान, आम किसान को क्लाइमेट चेंज के लिहाज से क्या चीज़ समझ आती है, डेफिनेशन उसके लिए क्या है? देखिए, किसान की या किसी भी, एक तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो अर्बन इलाकों में जो डायनामिक्स हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है, वर्सेस रूरल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह ने उनको भी सेंसेस दिए हैं, इधर भी सेंसेस दिए हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग अपनी कैपेसिटी में सोचते हैं। जो बंदा एक पॉकेट में रहता है, जिस एरिया में रहता है, उसके नॉलेज को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते।
मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने अगर अपने घर पे सोलर लगाना है तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँ, अपने साथ वाले घर वाले से लूँगा कि यार तुमने क्योंकि लगाया हुआ है, अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान 44,000 विलेजेस, उन 44,000 प्लस विलेजेस में लोग रहते हैं, उन लोगों की एक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन्होंने बाप दादा से भी बहुत सारा नॉलेज लिए, उनको अपने गांव के डायनामिक्स, अपने एरिया के डायनामिक्स आपसे बहुत बेहतर पता है। तो जब आप उनके साथ बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मल्टीपल बातें हो सकती हैं, बट आई थिंक एक दो चीज़ें उनको क्लियर नज़र आ रही हैं। टेम्परेचर बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, गर्मी बढ़ गई है, हीट वेव का वर्ड अब नॉर्मल है, हम लोग यहाँ नहीं यूज़ करते, अर्बन में, वहाँ भी यूज़ होता है, हीट वेव आई हुई है जी। क्या इम्पैक्ट है, पोलिनेशन नहीं हो पा रही, दाने खाली हैं, मॉइस्चर नहीं है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, गंदम के दाने में से मॉइस्चर निकल गया, सर्दी बहुत पड़ी है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ गया है इस दफ़ा। एग्जाम्पल शायद अब ये इतना सुनने को नहीं आ रहा, 2023 में ज़्यादा आ रहा था, 22-23 में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद फ्लड का तो ऑब्वियसली वो तो एक जब नेचुरल कैलेमिटी आती है तो सबको पता होता है फ्लड के क्या इम्पैक्ट्स हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग वो ये है कि यार पोटैटो की डिगिंग लेट हुई है, पोटैटो की जो हार्वेस्टिंग है, आलू जो निकालना शुरू किया ज़मीन से लोगों ने। तो अब अगला सवाल ये है कि जो लोग मकई लगाते हैं, ख़ासतौर पर आरिफ वाला, सहीवाल, उकाड़ा, दीपालपुर के इलाकों में, वहाँ पर फार्मर्स ये पूछ रहे हैं कि जी मकई हम लगा तो लें, लेकिन अगर हीट वेव आ गई, मैंने अभी आपको हीट वेव का जिक्र किया, तो फिर क्या करेंगे, हीट वेव आ तो नहीं रही। तो अगेन थैंक्स टू पीपल लाइक यू, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जी कहीं मार्च में हीट वेव तो नहीं आ रही, लेकिन मार्च में हीट वेव का शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो, आगे जाके अप्रैल मई में आए, लेकिन सोइंग का जो टाइम है ना, अब देखें इतना कुछ है कि एक एपिसोड में सब कुछ कवर करना आसानी है, बट जो सोइंग का टाइम है, बिजाई का, बीज डालने का ज़मीन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक तो सीड की क्वालिटी, दूसरा सीड किस वक्त डालते हैं आप। इस वक्त गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कॉटन की अर्ली सोइंग, किसी वजह से किया होगा, ठीक है। काफ़ी दफ़ा पिछले सालों में भी हमने देखा जिन फार्मर्स ने कपास की जल्दी लगाया बीज, उन्होंने फ़ायदा उठाया। आगे मानसून में जाके जो हालात बन जाते हैं, हीट वेव्स आती हैं, बारिशों के मसले आते हैं, तो उन्होंने फ़ायदा लिया उससे। तो अभी बहुत सारी डिस्कशन हो रही है कि किस क्रॉप का सोइंग पैटर्न क्या होना चाहिए, किस एरिया में सोइंग कब होनी चाहिए। तो टू सम दिस ऑल अप, फार्मर जो है ना, उसको उसके दिमाग में ये सवालात क्लियर हैं। उसको शायद ये नहीं पता कि लानीना क्या होता है, या लानीनिया या एलिनियो क्या होता है। उसको ये पता है कि यार गर्मी आएगी तो ये मसला होगा, सर्दी आएगी तो ये मसला आएगा, तेज़ हवा आएगी तो लॉजिंग होगी, जिससे शायद वो लॉजिंग ना बोलता हो, बट कुछ और बोलते जो आपकी क्रॉप है, कल ओले पड़े बहुत ज़्यादा, सिट्टे बन चुके हैं बहुत सारी जगहों पर गंदम के, ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है, जब डायरेक्टली हिट करता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। अभी मॉइस्चर आ गया हवा में, कुंगी की बीमारी, वीट रस्ट बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो फार्मर्स को पता है हर जगह के अपने डायनेमिक्स होंगे, अपना नॉलेज होगा, लेकिन जब आप उसे जनरलाइज करके एक पढ़े लिखे एक अच्छी सोर्स पे लेके आएंगे, तो हमारा काम ये है कि हम इस सारे नॉलेज को गैदर करें, इसके ऊपर जो आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स रन करें, एंड देन लोगों को ये बता सकें कि यार जो आपको मसला आ रहा है ना आपके गांव में, वो इधर वाले गांव वाला मसला यहाँ पर हमने मसला हल किया है, तो हम हल, या दुनिया में हल हो गया, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, किसी जगह यूरोप में हल हुआ है, हम भी कर सकते हैं। आपने जैसे बात की हम भी हल कर सकते हैं, तो हम वेदर वाले पे मैं बताता चलूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि अमेरिकन या यूरोपियंस ही कर सकते हैं, लेकिन जब हम अब चीज़ों को डिग इन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। कई मॉडल हैं, जैसे हम पहले समझे थे कि वॉफ मॉडल रन करना या डाउन स्केलिंग करना एक मुश्किल काम है, लेकिन हमारी टीम ने, वेदर वाले ने किया, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। और अभी हम सोच यही रहे हैं, जैसे आपने जैसे एंड यूज़र जो आप हैं या फार्मर है, उसके पास जो क्लैरिटी है वो किसी हद तक मौजूद है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि चीज़ मतलब क्या होगा, मतलब उसको इम्पैक्ट का पता है। तो ब्रिज गैप यही करना है कि हमारे पास टेक्निकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हों और हम उसको एक किस्म का फोरकास्टिंग तो हम करते हैं, फोरकास्टिंग हमेशा होती है, जैसे इदारे सारे करते हैं, बारिश का इम्कान है, लेकिन असल बात तब होगी जब वो बारिश का इम्कान जो है वो परसेंटेज से निकल कर मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो मिलीमीटर किसी स्पेसिफिक क्रॉप के साथ क्या उसका इम्पैक्ट आता है। जब ये इस पूरा पाथवे क्लियर होगा तो मेरे ख्याल से तब जो है बेहतरी आना ज़्यादा शुरू होगी। इसमें हम काम कर रहे भी हैं। और आप क्या समझते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी मौजूद है जो इसमें और ब्रिज गैप कर सकती है? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखें,
आपने 2021 का भी जिक्र किया था जब आप आए थे यहाँ पर इस कंपनी में। उससे पहले मैं एक दिन ऊपर कॉल सेंटर में गया था बाखबर किसान में, तो मैं एक लाइव कॉल सुन रहा था करक से, या पता नहीं किसी केपीके की जगह से कोई खान साहब थे, उनकी कॉल थी, और वो कह रहे थे कि जी आइंदा अगर मुझे मौसम गलत बताया तो मैं तुम्हारे ऑफिस आऊँगा। आगे के अल्फाज में नहीं बता सकता बट कुछ अल्फाज। अब होता ये है कि एक नॉर्मल आदमी का ये सवाल कि बारिश होगी या नहीं होगी, एक साइंटिस्ट या एक छत के नीचे बैठा बंदा डिफरेंटली दे सकता है। तो या तो आप कहें कि बारिश होगी और नहीं होती तो शायद इतना बैकलैश फार्मर्स की तरफ से नहीं आता, बट जब आप कहते हैं नहीं होगी और सर्टनली कहते हैं और वो हो जाती है, तो फिर वो फार्मर अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करता है, सब कुछ करता है। तो सवाल तो बड़ा आसान है हाँ या ना में जवाब देना, बट उसको किस तरह से देना है, आई थिंक कि मैंने बहुत सारा आप लोगों से भी सीखा है और डिफरेंट लोगों से, कि ये 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और जो लोग नहीं समझ पाते वो ये है कि इसके पीछे कितनी ज़्यादा साइंस है, इसके पीछे ग्लेशियर्स, समंदर, कहाँ से हवा चल रही है, कहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर कितनी सैटेलाइट्स चल रही हैं, कितने वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, कितने सेंसर हैं, ये लोग नहीं समझ सकते। लोगों को जवाब चाहिए हाँ या ना में। तो मेरे ख्याल में एक तो सबसे ज़रूरी जो काम करने वाला है वो तो इस हाँ या ना को जितना बेहतर हम कर सकें एक्यूरेसी के टर्म्स में वो हम करें। और थोड़ी सी ना, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि ऑनेस्टली जब आप बताएंगे ना किसी को कि जी मेरे ख्याल में एक दिन में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये हो सकता है, इवेंट टेम्परेचर बढ़ सकता है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश आ सकती है, 3 दिन में मैं थोड़ा सा कम श्योर हूँ, और 7 दिनों में मैं काफ़ी कम श्योर हूँ, इससे आगे मैं बिल्कुल श्योर नहीं। ये जब आप किसी को, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले एक फार्मर का मुझे मैसेज आया था, तो मैं इसी तरह बात करता हूँ, आप लोग तो खैर इससे भी बेहतर तरीके से बात करते हैं। तो ये चीज़ आम आवाम को पहले तो उसको ठीक करना प्रॉब्लम को, लेकिन साथ साथ एजुकेट करना कि ऐसे भी हो सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है समझाना। अदरवाइज़ कभी कभार होता ये है कि लोग कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं चीज़ों पे, कि जी नहीं ये एप्लीकेशन या ये तो ठीक बताते ही नहीं है, तो अब हम इनसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी साइड को समझने की ज़रूरत है कि अगर ये मसला हल करवाना है ना, कि हाँ या ना का जवाब ठीक हो, तो फिर हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें साइंस चाहिए, हमें कंपनीज चाहिए जो इस पर काम करें, लोकल कंपनीज चाहिए। मैंने आपको पहले कहा जो गाँव में बैठा हुआ है वो आपको अपने गाँव का जवाब आपसे बेहतर देगा, क्योंकि आप दूर बैठे हैं, उसका लोकल नॉलेज है। इसी तरह आप एक गांव में बैठे हुए हैं, आप एक मुल्क में बैठे हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। यूरोपियंस, अमेरिकन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सैटेलाइट्स होंगी, रेडार्स होंगे, सब कुछ होगा, बट पाकिस्तान का नॉलेज इतना अच्छा नहीं होगा जितना आपका है, यहाँ की क्लाइमेटिक जोन्स का, यहाँ की क्रॉप्स का। तो मेरा ख्याल है अच्छा काम हो रहा है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। हमें अपने मॉडल्स बिल्कुल बनाने चाहिए। मेरी अक्सर बाहर के लोगों से, यूरोप में भी ये बात होती है कि जी मॉडल्स बिल्ड होने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आम यूज़र को, आम आवाम को बताने की ज़रूरत है कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये 1 और 0 में नहीं है। अब वही 1-0 की आपने बात की, दरअसल मसला हमारी सोसाइटी का ये है कि हम ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, इंटीजर्स में 1-0 में बात करते हैं। तो क्लाइमेट एजुकेशन जो है, मतलब हमारे करिकुलम में उस तरह इन्वॉल्व नहीं है या सिखाई नहीं जाती, और इवन के इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए भी नहीं जाते यूनिवर्सिटी लेवल पर भी और मास्टर्स लेवल पर भी। तो अभी जैसे आपने ये बात की, तो लोकल प्राइमरी लेवल से एक क्लाइमेट एजुकेशन का सब्जेक्ट होना चाहिए इसके बारे में, जिसमें मतलब उनको कम से कम अवेयरनेस बच्चों को शुरू लेवल से हो कि क्लाइमेट का क्या रोल है, या उनमें इस तरह के जहन बन सकें, या इस तरह के बंदे प्रोड्यूस हो सकें जो इस पे आके काम करें, एक किस्म की आप समझ लें पाइपलाइन बने। और जहाँ तक बात है सोल्यूशन हमेशा लोकल ही होना चाहिए। लोकल सोल्यूशन जो होता है वो ड्यूरेबल होता है। और एक ये है कि उसमें अब फ़र्ज़ करें एक कोई ऐप है, बायर की ऐप है, और फार्मर हमारा जो है उसको फ़र्ज़ करें वो इंग्लिश उसको नहीं आती, तो उसके लिए उस ऐप की इन्फॉर्मेशन को समझना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वही बंदा कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ अगर उसी तरह की ऐप बनाए और लोकल लैंग्वेज में बनाए और लोकल टर्मिनोलॉजीज़ में बनाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब मेरे गांव में एक जो विंड्स आती हैं, पुरा कहते हैं उसको, साउथ ईस्ट विंड। तो मतलब लोकल अगर पंजाब में आप चले जाएं तो उनको पता है कि जब पूरा चलेगा, अच्छा पूरा चलेगा, तो बारिश कभी ना कभी आ जाएगी, और आ भी जाती है, सावन में ये होता है। तो लोकल इन्फॉर्मेशन लोगों को लोकल लैंग्वेज में अगर समझाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर कि आप थर्ड पार्टी चीज़ों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, थोड़ा सा ना एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। मैं एक इंडस्ट्री की एग्जांपल दूंगा, फिर लोकल आम लोगों की भी बात कर सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर किस तरह से चलती है, ज़राअत में होता क्या है कि इनपुट से लेके आउटपुट तक की
एक जर्नी है। अब आप कहते हैं ना प्री सोइंग पोस्ट हार्वेस्ट, यानी बिजाई से पहले और कटाई के बाद तक आपने फार्मर को इन्फॉर्मेशन देते रहना, उसके साथ जुड़े रहना। तो वो, और ये कुछ लोग इसको अपस्ट्रीम कहते हैं, मिड स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि जब आपने कटाई कर ली, आप फूड की तरफ जाना शुरू हो गए, क्रॉप आपकी प्रोसेसिंग की तरफ जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में, मिड स्ट्रीम में बहुत सारा काम हो रहा होता है। अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि जब इनपुट्स डल रही होती हैं, शुरू का काम हो रहा होता है। तो वो कहते हैं ना 30 दिन 20 दिन 40 दिन हो गए हैं बिजाई के बाद, वो यही बात हो रही होती है अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम। तो अब कौन कौन लोग हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आप डायरेक्ट ये कोशिश करेंगे ना कि ये आप कंपनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इस्लामाबाद में बैठी एक एग्रीकल्चर कंपनी और यहाँ पर आपका फार्मर है डाउन स्ट्रीम, या बीच में आपका कनेक्शन है, तो देखें फार्मर उन 44,000 विलेजेस में हो सकता है, 20,000 गांव में हो सकता है, आप एक जगह बैठे हुए। किस तरह तरीका ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके से यहाँ पहुँचा सकें? एक तो समझने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा फार्मर से कनेक्टेड कौन है। आई थिंक जनरली इस वक्त इनपुट कंपनीज जो हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मशीनरी की कंपनीज, इनके बहुत सारे लोग बहुत सारी लोकल जगहों पर मौजूद हैं। उस कंपनी से नीचे आए तो डीलर बहुत सारे हैं, दुकानों वाले, ठीक है, ये बहुत सारा काम करें। अब इसकी अपनी लोकल दुकान होगी, कोई घरों में साकरों में बैठा हुआ है, कोई कसूर के किसी इलाके में बैठा हुआ है, कोई लिया में बैठा हुआ है, कोई फलानी जगह बैठा हुआ है, उसका अपना बड़ा नॉलेज होगा, ठीक है। फिर नीचे आड़ती हैं, मिडल मैन है, वो लोकल ज़बान बोलते हैं, लोकल डायनामिक्स समझते हैं। फिर बहुत सारी एंटिटीज़ हैं मज़ीद जो कि फार्मर से कनेक्टेड हैं, आपकी गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है इसको यूज़ किया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए कंपनी को, डीलर को, फील्ड के लोगों को, आड़तियों को, उनको बताया जाए कि यार तुम तो ये ज़बान समझते हो ना, ये लैंग्वेज कुछ ना कुछ टेक्निकल समझते हो कि बारिश ज़्यादा हो जाएगी, इतने फ़ीसद है ये वो। फिर उनको जाने दें आगे, वो रोज़ फार्मर से बात करते हैं, ग्रोअर से बात करते हैं, वो आगे जाके अपनी ज़बान में अपने तरीके से बात करें और वो इन्फॉर्मेशन वापस ला के आपको बताएं कि यार ये फीडबैक मिल रहा है। ये काम जब शुरू हो जाएगा ना, तो बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी एक कंपनी के लिए ये करना। और आप अगर स्टार्टअप्स को देखें, बहुत सारे लोगों को देखें, सबसे बड़ी स्ट्रगल एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, वो यही होती है कि फार्मर से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत दूर हैं, नीचे फार्मर है, बीच में ढेर सारी लेयर्स हैं, उन लेयर्स को बाईपास भी नहीं आप कर सकते, उन लेयर्स को के साथ बड़ी जल्दी रिलेशनशिप भी नहीं बिल्ड कर सकते, तो आपको टाइम लग जाता है। तो तरीका यही है कि स्टेप बाय स्टेप आप ऐसी चीज़ बिल्ड करें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर में, लोकल लेवल पे, लोकल गांव के लेवल पे, तहसील के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के यूनियन काउंसिल के लेवल पे, उनको इस्तेमाल करें। गला मंडी में जो लोग बैठे हैं उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आगे जब आप देंगे तो खुद ब खुद वो बेहतर हो जाएगी। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एग्रीकल्चर में इस टाइम एक ऐप है क्रॉपवाइज के नाम से, बहुत ज़्यादा फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एक मसला है, 40% किसान पाकिस्तान का नहीं पढ़ सकता, पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो कोशिश करें कि आम आदमी को ना, आप कभी कभार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अभी हम अगर टेक्निकल बातें शुरू कर देना वेदर की तो मैं घबरा जाऊँगा, मैं कहूँगा यार दानिश को मेरे से बहुत ज़्यादा पता है, और मैं इंटिमिडेट होकर चुप करना शुरू कर दूंगा, मैं कहूँगा यार ज़्यादा बात नहीं करते, लोग बहुत सारे देख रहे हैं। तो जब आप आम फार्मर के साथ भी बात करते हैं ना, तो अगर आप उसको उससे ज़्यादा बात करेंगे ना उसकी लिटरेसी से, या जो वो काम नहीं करता, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, AI इस्तेमाल नहीं करता, ये वो QR कोड स्कैन नहीं करता, तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपनी यूज़र जर्नी, अपना यूज़र एक्सपीरियंस, अपनी जो ज़बान है उसको इस तरह से बिल्ड करना है कि आम बंदा उससे रिलेट कर सके। सो वो जो 40% बंदा नहीं पढ़ पा रहा, वेरी ग्लैड टू सी कि अब बहुत सारे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके लोकल ज़बान में ऑडियो चैटबॉट्स बना रहे हैं। क्या आप मुझसे सराइकी में बात कर सकते हैं, सिंधी में, बलोची में, जो ज़बान आप चाहें उसमें बात करें, आपको आगे से ऑडियो में जवाब मिलेगा। अभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई है, ट्रांसलेशन बहुत सारी चीज़ें करना शुरू हो गई हैं, आप तस्वीर के ऊपर रखें आपको नज़र आना शुरू हो जाती है ट्रांसलेशन। आई थिंक बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छे पाथ पे हैं हम, और होपफुली इंशाल्लाह बहुत सारे मसले हल कर लेंगे। और इसी एनर्जी से हमें चलते रहना है कि हमने मसला हल करना है, क्योंकि अगर गिव अप किया तो शायद कंज्यूमर साइड ऑलरेडी गिव अप करती है, वो कहती है जी नहीं अच्छा, एक दफ़ा कहीं खाना खाया नहीं अच्छा, आइंदा खाना नहीं खाएंगे, एक दफ़ा किसी ने वेदर फोरकास्ट गलत बताई, नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन पीछे जो लोग बैठे हैं वो तो उनका काम ही है, वी हैव टू सॉल्व द इशू, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस वजह से लोकलाइजेशन का इशू हो, एक्यूरेसी का इशू हो, किसी और चीज़ का इशू हो, रिसोर्सेज का, बैंडविड्थ का, आई थिंक सबको इकट्ठे बैठ के, इकोसिस्टम में बैठ के ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको हल कर लें। और जो आपने, मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा,
आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी क्लाइमेट करिकुलम की। मैं आज सुबह किसी को एग्जांपल दे रहा था, जापान में बच्चे किस तरह से अपना दिन शुरू करते हैं। जब सुबह आते हैं तो पहली क्लास उनकी पैदल चलना होता है। उनको बस दूर उतारती है, फिर वो पैदल चल के स्कूल तक आते हैं। ये पहली क्लास है, ठीक है। दूसरी क्लास ये है कि आपने सफाई करनी है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये बेसिस है फॉर एनीथिंग, एनी नेशन, और ख़ास तौर पे नेशन लाइक पाकिस्तान जहाँ पर मीडियन एज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। तो एथिक्स, मॉरल्स, सिविक सेंस, एनवायरनमेंट, साफ़ हवा, साफ़ पानी, क्लाइमेट चेंज, ये जब आप छोटे बच्चे को बताएंगे ना तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो बड़ी जल्दी समझता है और आपसे शायद जल्दी समझ जाता है चीज़ों को, और वो ख्याल रखता है फिर इन चीज़ों का। जब आप एक छोटे बच्चे को बता देते हैं कि आपने लिटर नहीं करना, आपने गंदगी नहीं फेंकनी, आपने आग नहीं लगानी, समझ आ जाती है। पानी गंदा नहीं करना, कम इस्तेमाल करना है, ये बातें उसे समझ आती हैं, ठीक है। और एक छोटा बच्चा भी ये बता सकता है कि हवा में आलूदगी है, गंदगी है, प्लांट ज़्यादा लगाने, ये सब काम हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक, अगर इस पे काम किया जा रहा है तो इन एफर्ट्स को एम्पलीफाई करना चाहिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक करिकुलम बनाएं, बच्चों को सिखाएं कि आपका मुल्क बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। इसको आपने नेगेटिव टर्म्स में नहीं यूज़ करना कि जी क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान में तो बहुत मसाइल हैं, बड़े इशूज़ हैं। सोल्यूशन की भी बात करनी है कि यार क्लाइमेट चेंज है, येस बिग प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज़ वेरी मच अफेक्टेड। सोल्यूशंस क्या हैं, एग्रीकल्चर में क्या है, ट्रांसपोर्ट में क्या है, टूरिज्म में क्या है, किस तरह से हम इनको हल करेंगे। और फिर इसको आपने प्रॉपरली करिकुलम में डाल के इंटरवेंशंस बनानी है। ये जब आप करना शुरू कर देंगे ना तो आई थिंक नोइंग द प्रॉब्लम वाला मसला तो हल हमने किया है, बच्चे को हमने प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद वो सॉल्व भी करना शुरू कर देगा। बहुत अच्छी बातें की आपने। तो इसमें मतलब मैं खुलासा इसका कर देता हूँ नाजरीन के लिए भी। तो जो सबसे पहली बात यह है कि नोइंग द प्रॉब्लम, मतलब आपको पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एज अ मुल्क हमारे साथ चलें, अभी हम वेदर की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम अगर एक नेशंस हैं दुनिया में, उसमें हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। कोई हमारा अगर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें पहले पता होना चाहिए कि हम काफ़ी जो एक लिस्ट है, ऑनर लिस्ट है, उसमें काफ़ी नीचे हैं। पहले इसको समझना है कि हम मतलब कि गलत जगह पे मौजूद हैं। फिर इसके लिए ये नहीं कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक गंदगी, मतलब आप एक गंद के ढेर पे रह रहे हैं और वो जगह आपकी है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उस गंद को साफ़ करें, बावजूद उसके वहाँ से आप हिजरत कर जाएं। आप समझ रहे होंगे बात को। पहले आप उस चीज़ को समझें, और उसके बाद हम भी लोगों को यही कहते हैं जो वेदर हमसे लेते हैं या काम करते हैं हमारे साथ, कि इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। कि आप एक ही वही जैसे वही बात है, होटल में खाना खाया अच्छा नहीं है तो बस ये जगह अच्छी नहीं है। हम कहते हैं इट्स अ जर्नी, इसमें मसाइल आएंगे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ काम करें, चलते रहें। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ये मसला मैंने देखा है कई, कि अगर बंदा कोई दो लफ्ज़ पढ़ जाता है तो उसको शौक ये होता है कि वो अपनी नॉलेज ज़्यादा झाड़े। तो ये है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ ली, आप डिलीवर करना चाहते हैं नीचे ग्राउंड लेवल पर, तो आप उस बंदा जिसको आप डिलीवर करें उसकी मेंटेलिटी के मुताबिक उस चीज़ को, अपनी चीज़ को डिफ़ाइन करें। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की और एग्रीकल्चर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ताबिश भाई दूसरी एपिसोड के लिए हमारे पास आएंगे जल्द, और इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसको वेदर और क्लाइमेट से आगे कुछ लेके जाएंगे, कोई और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू ताबिश भाई। थैंक यू वेरी मच तानिश, थैंक यू, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच।